कोई खास जगह पे किसी भी वजह से ब्लड का पहुंचना कम गया, तो इश्चेमिक कंडीशंस, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर में या सेल में। उसके फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट में बर्न, बर्न में फ्लेम या एसिड, एल्कली, स्ट्रॉन्ग, या तो आग से जल गया, या एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली के संपर्क में आ गया, या फिर केमिकल बर्न। उसके बाद इन्वायरमेंटल, एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव हॉट, ह्यूमिडिटी। इन्वायरमेंटल फैक्टर में परिवर्तन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा ठंडा, जरूरत से ज्यादा गर्म, और ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद सर्टेन इंडस्ट्रियल वर्कर, सर्टेन इंडस्ट्रियल वर्कर में खासकर एस्बेस्टस, लीड, मरकरी, इन सब फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं, एस्बेस्टस जहां बन रहा है, लीड का काम हो रहा है, मरकरी का काम हो रहा है, तो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर प्रिकॉशंस नहीं लेके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो प्रोलॉन्ग टाइम तक वहाँ वर्किंग के बाद धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी चेंज वहां पे डेवलप कर जाएगा। उसके बाद हार्मोनल चेंज, फ्लक्चुएशंस इन हार्मोन्स, खासकर सेक्स हार्मोन्स। उसके बाद एड्रेनलाइंस का सिक्रेशंस अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फ्लामेशन के लिए। उसके बाद एज, एज, एडवांस एज, जैसे जैसे एडवांस एज उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रिस्पॉन्ड बॉडी का इन्फ्लामेशन के प्रति बढ़ता हुआ चला जाएगा, टॉलरेंस हमारी घटती हुई चली जाती है। ये इतने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्फ्लामेशन को ये प्रमोट करते हैं। अब इसको टू क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर दिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब है कि इन्फ्लामेटरी जो सिम्टम्स है, अब भी कभी एटियोलॉजिकल फैक्टर था और अब भी कभी ये शुरू हो गया एक्यूटली, जैसे ही ब्लेड से मेरी उंगली अभी तुरंत कट जाती है, तो अब भी का भी ये शुरू हो जाएगा इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स। तो ये, इसको हम लोग एक्यूट, एक्यूट में हम लोग रखते हैं।
ये लंबा समय तक नहीं जाएगा, एक्यूट जितना जल्दी शुरू होगा उतना ही जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक मिनट, ऑनसेट, इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशंस बाई onset irritation for little time। ये बहुत लंबा समय तक नहीं जाएगा। लिटिल टाइम्स ऑनसेट इरिटेशन, कभी कभी तुरंत इरिटेट किया गया, और इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन एक्यूटली, अभी अगर इंजुरी हुई तो इसका सिम्टम्स अब भी तुरंत सामने आ गया। ऐसा नहीं कि चोट आज लगी और 2 महीना के बाद आ रहा है, ये नहीं। तो ये सब तीनों चीज अगर जिस इन्फ्लामेशन में है तो इसको हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर में रखते हैं। जैसे गिर गया तो चोट लग गई, डंटा से मार दिया, ईंटा से मार दिया, तो ये सब एक्यूट इन्फ्लामेशन में इसका जो चेंजिंग हुआ एक्यूट इन्फ्लामेशन है। आग में हाथ चला गया, एसिड गिर गया, ये सब एक्यूट का एग्जाम्पल है। लेकिन जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन की हम बात करें, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है कि रिपीटेड a small injury resulting in chronic inflammations after prolonged time। ये दूसरा बात बोल रहा है, ये बोला है कि रिपीटेड स्मॉल इंजुरी जो हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये मान लेते हैं ये फीमर हो गया, ये टिबिया हो गया, ये इसके ऊपर कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है हमारा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, नी ज्वाइंट है। चुक्को मुक्को उठ बैठ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, दंड बैठ के करते हैं, जिम में करते हैं हम लोग लगातार, उसको स्क्वेटिंग पोजीशन, फिर स्टैंडिंग, स्क्वेटिंग टू स्टैंडिंग, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए हटाइए इसको। पालथी मार के मैंने क्रॉस सेटिंग लगातार बैठ रहे हैं। उसके बाद उम्र होता जा रहा है, 40 अक्रॉस हम लोग निकल चुके हैं, तो ये सब स्टेज जो है ना उसमें डिजेनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो डिजेनरेशन का प्रोसेस हो जाता है तो अचानक से कोई बड़ा इंजुरी नहीं होता है कि इसमें कट गया, इसमें फट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बार यहाँ पे कार्टिलेज थोड़ा 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 डैमेज होता रहता है, एकदम थोड़ा सा, फिर ये हीलिंग हुआ, फिर थोड़ा डैमेज हुआ। तो इतना माइन्यूट इंजुरी होता है ना कि पता ही नहीं चलता है, हमें उसकी फीलिंग्स नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेड स्मॉल इंजुरी। रिपीटेड का मतलब कि वो घटनाक्रम जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, ये इंजुरी लगातार चलती जा रही है, इसके बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो हमें करनी मजबूरी है। जैसे स्पोर्ट्समैन है, इसमें टेनिस एल्बो सुने होंगे, ये इस जगह पे एल्बो जॉइंट में लैटरल साइड में पेन शुरू हो जाता है। तो टेनिस एल्बो, तो लगातार वो टेनिस खेल रहा है या बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग करता है ना, धीरे धीरे यहाँ पर इंजुरी होती जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल जब खेल कंटिन्यू रखता है तो इसका सिम्टम सामने आता है। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड रिपीटेड स्मॉल इंजुरी, बार बार होता रह रहा है, रिजल्टिंग इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम्स, मैंने बड़ी लंबा समय तक ये सिलसिला चलता रहा, तो लास्ट में ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है। अब आता है कार्डिनल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन।
कार्डिनल साइंस का मतलब कि अवश्यंभावी, हर हाल में इसको होना ही होना है, इट इज कॉल्ड कार्डिनल साइंस। सिर्फ हम एक्यूट इन्फ्लामेशन का लिखे हैं, क्रोनिक का नहीं लिखे हैं। कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ये क्या क्या है? तो कैलोर, डॉलर, रॉबर्ट, ट्यूमर, फंक्सियालेसा। कैलोर, डॉलोर, रबोर, ट्यूमर एंड फंक्सिया लेसा। ये 5 कार्डिनल साइंस है। इसमें 5 में से एक भी कम रहेगा तो ये इन्फ्लामेशन नहीं, कुछ और है। ये पांचों का पांचों प्रेजेंट होना चाहिए जहां जिस जगह पे हम इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। तो कैलोर, डॉलर, रॉबर्ट, ट्यूमर एंड फंक्सियालेसा, पांचों का वहां पर प्रेजेंट होना, सिम्टम का एक साथ होना जरूरी है। इसमें से अगर कोई नहीं है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स नहीं हो सकता है क्रोनिक हो सकता है कोई और वजह हो। तो ये इसकी ओर इशारा करता है। इसके बारे में कोई आइडिया आप लोग को है, किसको कह रहा है पांचों का मतलब? कैलोर का मतलब होता है हॉट, कैलोरी से बना है। कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा। ये सब लैटिन वर्ड है, पांचों लैटिन वर्ड है, इसी सब से इसको जाना जाता है। डॉलर का मतलब होता है पेन। रबर का मतलब होता है रेडनेस। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग। एंड फांक्सियल ऐसा का मतलब होता है टेम्पोररी लॉस ऑफ फंक्शन। ये होना जरूरी है। कैलोर मतलब हॉट, जिस जगह पे इंफ्लामेशन है वो गर्म होगा, बॉडी टेम्परेचर स्किन का उस लोकल एरिया में गर्म रहेगा। डॉलर वहां पर पेन रहेगा, स्पाज्मोडिक हो, टेंडर हो, भेग हो, कुछ भी हो, लेकिन पेन वहां रहेगा। रबर, वहां पर रेडनेस रहेगा। नेक्स्ट आता है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब है वो जो मैलिग्नेंट बेनाइन बताए वो नहीं। ट्यूमर लैटिन वर्ड है, यहाँ इसका ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग, वहां पे सूजन रहेगा, चाहे वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, ब्लड एक्यूमुलेट हो, चाहे जो भी वहां पर एक्यूमुलेशन हो, लेकिन सूजन वहां पे रहेगा। उस वक्त फांक्सिया लेसा का मतलब कि टेम्पोररी लॉस ऑफ फंक्शन। टेम्पोररी लॉस ऑफ फंक्शन की जो इंजर्ड एरिया है या जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, उसका फंक्शन से धीरे वहां पे स्टॉप रहेगा ड्यू टू पेन्स, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी चेंज। और जैसे जैसे इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगा, उसका फंक्शन रीस्टोर होता हुआ चला जाएगा, फिर वापस वो ठीक होता हुआ चला जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड टेम्पोररी लॉस ऑफ फंक्शन। लैटिन में इसको फांक्सिया लेसा के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद आता है एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन शरीर कर रहा है तो क्या क्या फायदा हो रहा है शरीर को? अगर कोई फायदा नहीं होता, इन्फ्लामेशन शरीर करता ही नहीं, तो फर्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लामेशन। पहला तो यही हो गया कि जो एटियोलॉजिकल फैक्टर था जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको वहीं पर वो रोक दिया। तो लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लामेशन। दूसरा, हीलिंग ऑफ वुंड्स। सेकेंड, धीरे 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 करके जहां पर इन्फ्लामेशन है, उस जगह के उस घाव को
इन्फ्लामेशन के द्वारा शरीर भरना शुरू कर देता है। थर्ड, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यूज का मतलब हो गया कि जो टिश्यूज में अल्ट्रेशन हुआ था, एनाटॉमिकल चेंज हो गया था इन्फ्लामेशन की वजह से, उसको फिर से वापस पहले जैसे स्टेज में ले जाने की कोशिश करता है। ले जाना तो हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ले जाता है तो फिर आपका सेलुलर इंजरी का टॉपिक्स क्यों पढ़ना होता। तो ये तो नहीं कह सकते कि ले जाएगा, लेकिन शरीर का ये जो मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन, अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि नॉर्मलाइजेशन, जो टिश्यू का नॉर्मल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को फिर वापस हम ऑब्टेन करने, वापस पालें। अब आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है इंजरी कितना हद तक हुआ है और इंजरी करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, उस पर यह निर्भर करेगा। अब इस्चेमिक डिसऑर्डर है हार्ट का, एंजाइना पेक्टोरिस या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसमें कहाँ से लौट कर आएगा, वापस नहीं आ पाएगा। तो लिखता है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नॉर्मल हो ही जाए, डिपेंड करेगा कितना बड़ा इंजुरी है, एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये सारी बातों पर ये निर्भर करेगा। लेकिन ये तीन चीज एडवांटेज है शरीर को, इसीलिए इन्फ्लामेशन का प्रोसीड्यूर शरीर क्रिएट करता है। अब उसके बाद डिसएडवांटेज। ये तो एडवांटेज हुआ, लेकिन आप कॉमन सोच लीजिए कि आपको चोट लगती है, सूजन हो गया, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये तो प्रोसेस है ठीक होने का, छोड़ थोड़ी देते हैं हम लोग। तुरंत उसके एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, पेन किलर जाकर ले लेते हैं, या फिर कोल्ड कंप्रेशन, बर्फ से सेकाई देते हैं, या फिर क्रैप बैंडेज या इलास्टो क्रैप बैंडेज वहां पर अप्लाई करते हैं, रेस्ट में डाल देते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन्फ्लामेशन को खत्म कर दें। अगर इतना ही बढ़िया चीज था, एडवांटेज ही का बात था, तो इसको चलने दिया जाता प्रोसेस, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, धीरे धीरे करके वो खुद ठीक होता। लेकिन हम लोग इसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं। चोट लगती है, ये इन्फ्लामेशन का जैसे ही सिम्टम देखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तुरंत जाके ले लेते हैं, और लेना भी चाहिए, डिले इसमें नहीं करना चाहिए। कि शरीर अपने तरीके से चलेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि वो ठीक कर ही देगा। तो अब आता है कि डिसएडवांटेज, अगर ये इन्फ्लामेशन लंबा समय तक शरीर में रह गया, हम छोड़ देते हैं शरीर पर कि धीरे 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 करके ठीक हो जाएगा, तो ये क्या क्या नुकसान शरीर को कर सकता है, इट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। फर्स्ट तो आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिपलिंग डिजीजेज। क्रिपलिंग का मतलब होता है कि रेंगना, रेंगने वाला बीमारी, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस ढंग के कोई बड़ा डिजीज को लेकर वो चला जाएगा, तो ठीक होने की जगह वो ऐसा नुकसान करेगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये ऐसा डिजीज को लेकर जाएगा जिसकी रिकवरी ही नहीं है। सेकेंड, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ये लाइफ के लिए भी खतरेनाक हो सकता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करवा सकता है। बहुत लंबा समय तक अगर इन्फ्लामेशन रहता है, तो अपने ही शरीर का एंटीजन के अगेंस्ट में शरीर एंटीबॉडी बना लेगा, तो ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट कर जाएगा, और ऑटो इम्यून डिजीज जान भी ले सकता है। उसके बाद फैटल ग्लोमेरुलर डिजीज, इसका असर किडनी पर भी पड़ेगा,
और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस को ये प्रभावित करेगा। मतलब आने वाले समय में इन्फ्लेमेशन को अगर जल्दी नहीं खत्म करते हैं तो हो सकता है कि जानलेवा साबित हो, क्योंकि किडनी फेल्योर का सिम्टम सामने आ सकता है। उसके बाद ज्वाइंट स्टिफनेस, जब धीरे धीरे कोई चीज भरेगा तो वो नॉर्मल टिश्यू से नहीं भर के फाइब्रस टिश्यू से भरेगा, और फाइब्रस टिश्यू में इलास्टिसिटी कम होती है, तो वहां पे ज्वाइंट स्टिफनेस का प्रॉब्लम सामने आएगा। उसके बाद स्कार टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ स्कार स्कार टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू का मतलब कि जिस जगह पे इन्फ्लामेशन है, बाय द वे यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, तो ये फाइब्रस टिश्यू से भरना शुरू करेगा नॉर्मल की जगह, और यहाँ पे हार्डन स्ट्रक्चर एक दाग छोड़ जाएगा, हार्डन स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा। जैसे ऑपरेशन होता है तो सीजर सीजर हुआ, ये सुचरिंग भी हो गया, तो कुछ समय के बाद ये तो आप छोड़ देते हैं, हट जाता है, लेकिन यहाँ पे दाग रह जाता है, लगातार दाग रह जाता है। तो ये जो स्पेशलाइज टिश्यू ऑपरेशन साइड में है, यही स्कार टिश्यू है। तो इन्फ्लामेशन अगर लंबा समय तक रहेगा तो वहां पर स्कार फॉर्मेशन के रूप में हील होगा। अब यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। अब ये हो क्यों रहा है, ये तो ठीक है, पांचों साइन सिम्टम्स आ क्यों रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। तो चेंज दैट मेक्स इन्फ्लामेशन, शरीर में ऐसा क्या चेंजिंग हो रहा है जिसके वजह से इन्फ्लामेशन का पांचों साइन हमारे सामने आ रहा है। अब इसको बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो जान गए कि पेन है, गर्म है, रेड हो गया, काम नहीं कर रहा है टेम्पोररी, तो ये सब बात तो जान गए। लेकिन ये सब बात क्यों हो रहा है, शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, तो इसी को बोल रहे हैं। ये काउज नहीं हुआ, चेंज इन सेलुलर स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल। पहला होता है वैस्कुलर चेंज, ब्लड वेसल्स है उसमें चेंजिंग हो जाता है, और चेंजिंग होने के बाद क्या क्या करेगा चेंजिंग होने के बाद, ये हम अगला टॉपिक्स में बात करेंगे। पहला जो चेंज होगा वो ब्लड वेसल्स, जो लोकलाइज एरिया है इन्फ्लामेटरी का, वहां पे चेंजिंग हो जाता है, और यही इन्फ्लामेशन का सिम्टम पांचों डेवलप कराने में मदद करता है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इट मीन्स कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम्स का पार्ट डब्ल्यूबीसी वहां पहुंच जाता है, और उस लोकल एरिया में अपना वर्क शुरू कर देता है। उसका तीसरा आता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सेलुलर हाइपर, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सेलुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का वहां ज्यादा बन जाना, जैसे बेनाइन ट्यूमर में बन जाता है, या आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन जाता है, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। तो न्यूट्रलाइजेशन की कोई नया सेल्स वहां पे बन के ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर में परमानेंट कन्वर्ट ना हो, ये इन्फ्लामेशन में उसको रोका जाता है। ये तीन प्रोसेस मिलके इन्फ्लामेटरी सिम्टम को डेवलप करते हैं।
यहां तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं तो इसके हीलिंग्स ऑफ इन्फ्लामेशन पर बात करते हैं। हीलिंग्स ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो कई फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। अगर वैस्कुलर चेंज की बात करें, अभी तुरंत वो मिटा है लिखकर, उस पर बात करें, वेसल्स में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। तो पहला इसमें चेंज होगा डायलेटेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट, डायलेटेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर सेकंड की बात करें तो ई माइग्रेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड की बात करें, एस्केप ऑफ ब्लड प्लाज्मा। हीलिंग्स की बात करें तो इन्फ्लामेशन तो हीलिंग के लिए किया जा रहा है। तो हीलिंग्स में पहला जो चेंज होता है वेस्कुलर चेंज होता है, कुछ केमिकल्स चेंज भी होता है। तो पहले आज अभी हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर चेंज पर, कि वेसल्स में क्या क्या चेंजिंग हो जाता है जिससे इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, और ये इन्फ्लामेशन धीरे धीरे टिश्यू को हील की ओर, यानी घाव को भरने की ओर लेकर चला जाता है। अब डायलेटेशन पर बात करते हैं ऑफ वेसल्स। ये दो तरीके से काम करता है। पहला, नर्वस कंट्रोल, एंड दूसरा केमिकल कंट्रोल। डायलेटेशन हो गया, ये दो अलग अलग बात पर वो डिपेंड है। ये मान लेते हैं कि नॉर्मल टिश्यूज है, यहाँ पे इंजुरी हुई, ठीक है, इंजुरी हुई तो ये तो ब्लड वेसल्स और इस जगह पे नर्व दोनों पार कर रहे थे, उसके ब्रांचेज यहाँ से अक्रॉस कर रहे थे। तो पहला तो यहाँ पे जैसे ही इंजुरी होती है तो ये अगर नर्व ब्रांच है तो यहाँ पर इंटरप्ट कर गया, कट गया, और कटने के बाद ये दूसरे साइड का अलग है, ठीक है, इसका अलग चैनल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कटेगा तो अगर पाराप्लीजिया का पेशेंट आप लोग सुने हैं कभी? पाराप्लीजिया देखे हैं कभी आप लोग पेशेंट? एनीवन? दोनों पैर में जिसका लकवा हो जाता है उसको पाराप्लीजिया बोलते हैं। देखते हैं वो, या पोलियोटिक ऐसे लूज रहता है, पोलियो जिसको मारा हुआ है उसमें हाथ में टोन्ड नहीं रहता है, एकदम से लूज है, ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा पैर या हाथ। तो टोन्ड कम जाना, टोन करने मसल्स का जो टेंशन है वो कम जाता है। तो जैसे ही ये नर्व कटेगा ना तो लोकल एरिया में मसल्स का टेंशन कमेगा। तो टेंशन कमेगा ना तो ये ब्लड वेसल्स जो है उसमें टेंशन कमेगा, तो वहां पे डायलेट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे करके फैल जाएगा। तो डायलेटेशन, डायलेटेशन का क्या मतलब होता है? फैलना, ब्लड वेसल्स का फैलना। तो पहला तो चेंजिंग यही करेगा कि नर्व जो वहां पे इंजर्ड हो गया, कट गया, लोकली एरिया को मसल्स को सप्लाई दे रहा था या ब्लड वेसल को सप्लाई दे रहा था, वो इंटरप्ट कर गया, उसका फंक्शंस वहां पे कम गया, फिर इसके ब्रांचेज बनेगा तो फिर रिकवर होगा। लेकिन तब तक ये टोन टोन जैसे ये लूज हो गया
वैसे ही वो सारा स्ट्रक्चर वहाँ लूज हो जाता है। तो लूज हो जाता है ना, तो धीरे 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 ब्लड वेसल्स का टोन घटेगा। तो ये अगर इतना मोटा ब्लड वेसल था, तो धीरे धीरे करके ये डायलेट हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। तो स्वाभाविक है जब इतना बड़ा होगा तो मोर एंड मोर ब्लड, और ब्लड के साथ मोर एंड मोर प्लाज्मा वहां से पार करेंगे। तो ये हेल्पफुल होता है वहां पे इन्फ्लामेटरी चेंज करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकेंड आता है केमिकल्स चेंज। केमिकल्स कंट्रोल की मैंने वहां पे क्या हो जा रहा है, ये तो डायलेट कर दिया, लेकिन डायलेट करने से ही ब्लड बाहर आ जाएगा या पर स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे एक और वर्क करता है, वो है अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ये सब शरीर में हर सेल्स में फॉर्म करता रहता है, और ये सर्कुलेट करता था ब्लड वेसल से, ये सर्कुलेट करता रहता है। तो जिस जगह पे इंजुरी होती है ना, वहां पर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन से सेल से बहुत ज्यादा लिबरेट होने लगता है। और जैसे ही लिबरेट होगा, मतलब कि वहां पर उसका कंसंट्रेशन से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो ये ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को रिपेल, रिपेल का मतलब है धक्का देगा। ये पसंद, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड ल्यूकोसाइट को पसंद नहीं करता है। तो अगर ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर अल्कोहल का अमाउंट बढ़ गया, तो अगर ये हमारा ल्यूकोसाइट्स है, तो इसको जैसे ही ये अमाउंट बढ़ेगा ना, इसको धक्का देगा, मतलब रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा ना, तो ये दूर जाना चाहेगा, यहाँ से निकल कर भागना चाहेगा, इस स्ट्रक्चर से बाहर की ओर जाना चाहेगा। तो एक डायलेटेशन हो गया कि मोर एंड मोर ब्लड वहां पे सर्कुलेट किया। मोर एंड मोर ब्लड का इट मीन्स मोर एंड मोर वाटर कंटेंट। सेकेंड, इंजर्ड टिश्यू, जो इन्फ्लेम टिश्यू है जहाँ पे इंजुरी हुई है, वहां से एल्कोहल लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया। ये दोनों रिपेल करेगा, ल्यूकोसाइट्स को रिपेल करेगा और धक्का देगा कि किसी तरह से यहाँ से निकलकर ये भाग जाए। उसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन। केमिकल में ग्लोब्यूलिन्स, ये हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये ब्लड वेसल्स पर बहुत अपना जबरदस्त पकड़ बनाए रखता है, और सीरम्स में ये घुला हुआ रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स में वहां पे वो घूमता हुआ, चलता हुआ चला जाता है। लेकिन जिस जगह पे इंजुरी हो गई है, जिस सेल में इंजुरी हो गई, वहां से ये सेल से जैसे अल्कोहल रिलीज हुआ था, लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ था, उसी तरह सेरोटोनिन्स का सिक्रेशन वहां पे शुरू हो जाता है। और हिस्टामाइन, अल्कोहल लैक्टिक एसिड के अलावा सेरोटोनिन्स एंड हिस्टामाइंस का वहां पे सिक्रेशन से बहुत तेजी से जो टिश्यू डैमेज वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। और ये दोनों का काम है कि परमिएबिलिटी फैक्टर्स, जो ब्लड वेसल से ब्लड वेसल के सेल में जो पोर है, इसकी परमिएबिलिटी फैक्टर को बढ़ा देता है, मतलब कि इसका पोर्स का जो साइज था, इसको ये बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आप लोग कुछ कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए पहले, कोई संकोच नहीं कीजिए आप लोग। एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, आप नहीं समझ पाएंगे फिर। समझ रहे हैं आप लोग? कोई कोई तो बोलिए हाँ या ना। हेलो। हेलो। कोई अपना माइक्रोफोन ऑन करके कोई बोलो। दिक्कत नहीं है समझने में? अंदर से। जी सर।
ये सर किसके जांच में? एलएफटी और केएफटी जांच में सर क्या क्या देखते हैं सर? एलएफटी डेवलप केयर केएफटी सर, जांच है। एलएफटी अरे एलएफटी ये और पहले केएफटी। ये इतना जो बात की है ये पहले समझ में आए, ये पहले इसको बात कीजिए ना यहाँ तक, फिर वो आया आ था जाएगा समझ में इस आया सर। टॉपिक्स में, अगर आना होगा तो वो आ जाएगा फिर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। जी, इससे पहले कुछ देर पहले आपने बताया था जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो इफेक्ट करता है हाँ हाँ सर, तो इसके बिहाफ पे हम जैसे रीनल सिस्टम इफेक्ट करता है कैसे, हाँ। थोड़ा एक बार ये बता दिए। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एनाटॉमी इसकी क्लास हुई थी किडनी की? जी जी हाँ, हुई थी। अरे जैसे ये ग्लोमेरुलस यही ना हुआ, ये करीब करीब कैपिलरी का जी 50 to 100 टफ्ट है, आफ्रेंट आर्टियोल इफरेंट आर्टियोल, और ये वोमेन्स कैप्सूल हुआ। ठीक है, तो ब्लड तो एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से फिर निकलता हुआ वापस हार्ट की ओर लौट रहा है, इसका यूटिलाइजेशन से नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसमें इम्प्यूरिटीज थे, ये इम्प्यूरिटीज इसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि ये ब्लड कैपिलरी थी, ये इसके पोर से ये निकलता हुआ चला जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, और एलिमिनेट होकर ये बोमेंस कैप्सूल से फिर रीनल ट्यूबल्स की ओर बढ़ जाएगा, यहाँ से प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ऐसा होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो बोलता है कि ये जो इन्फ्लामेशन सिम्टम है ना, तो ये ग्लोमेरुलस तक जो सब्सटेंसेस वहां से लिबरेट हो रहा है, अभी तुम बात कर रहे हैं सेरोटोनिन लिबरेट होंगे, हिस्टामाइन लिबरेट होंगे, अल्कोहल लिबरेट होंगे, तो ये जो जितने सब्सटेंसेस लिबरेट होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लड रुका हुआ है कि वहां तालाब थोड़ी कि वहां पे रुक जाएगा, ये तो सर्कुलेशन से बढ़ता जाएगा ना, वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन ये सर्कुलेशन से ये हार्ट से फिर पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करता हुआ चल जाएगा, तो सर्कुलेशन के दौरान ये ग्लोमेरुलस से भी ये पार करेगा, वही सब्सटेंसेज इस ग्लोमेरुलस से ये पार करते हुए फिर से वापस हार्ट में जाएंगे। और आप बढ़िया से जानते हैं कि 1 मिनट में करीब करीब 1200 ml, मैंने 1 लीटर से भी ज्यादा 1200 ml से हमारे दोनों किडनी से ब्लड क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, अरे ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड इस ग्लोमेरुलस से पार करेंगे। तो ये हिस्टामाइंस हो गया या फिर सेरोटिनिस हो गया या अल्कोहल हो गया ना, तो इसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं, इसका चेंजिंग, ये कैपिलरी बहुत पतला होता है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत टफ है, तो इस ये जो पोर्स है ना, इसमें इन्फ्लामेशन करेंगे तो इसकी साइज घट जाएगी, वहां पे सूजन होगा, तो सूजन होगा तो जो पार कर रहा था इम्प्योरिटी, जो इससे परमिएबिलिटी थी पार करके ये बोमिस कैप्सूल की तरफ आ रहा था, ये रुक जाएगा, ये सर्कुलेशन में ही रह जाएगा, तो ये जानलेवा साबित होगा। इम्प्योरिटीज अगर फिल्ट्रेट होके बाहर नहीं निकलेगा बोमिस कैप्सूल की तरफ, तो सर्कुलेशन में रहेगा, और सर्कुलेशन में धीरे धीरे जिस 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 ऑर्गन पे जाएगा वहां पर फिजियोलॉजिकल डैमेज धीरे धीरे उस ऑर्गन्स के वर्किंग कैपेसिटी को खत्म करता हुआ चल जाएगा। इसलिए इन्फ्लामेशन का अल्टीमेट रिजल्ट ग्लोमेरुलस पर भी पड़ सकता है, और यहाँ पे पड़ गया, अगर ये फेल कर गया तो जानलेवा साबित होगा। ग्लोबुलिन्स पर बात करते हैं, ये ग्लोबुलिन्स के पर बता दिए थे कि ब्लड वेसल्स जो है, अगर ये भी तो सेल का बना हुआ, सेल में जो पोर्स होते हैं बाद में ये नॉर्मल पोर्स हैं, तो इससे ब्लड कंटेंट बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, इसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबुलिन्स जो है ना, ये इसके साइज को यहाँ पे बढ़ा दिया, इसको डायलेट कर दिया मतलब कि इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, तो ब्लड सेल्स इस पोर्स से छोटा पड़ गया, बस यहाँ से एस्केप करके यहाँ से बाहर ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा। तो केमिकल्स में ये 3 फैक्टर्स और ये नर्वस, ये चारों डायलेटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डायलेटेशन हो जाएगा तो फिर क्या क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो इसमें चेंज हो जाएगा, ये ब्लड वेसल था नॉर्मल, ये डायलेट कर गया,
ये यहां से बदल दिए कि पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। अब जो इसमें WBC, इट मीन्स कि ल्यूकोसाइट्स मिंजल था, घुला मिला था प्लाज्मा के साथ, अदर आरबीसी प्लेटलेट्स के साथ ये घुला मिला था, ठीक है। लेकिन जब डायलेट हो गया और ये केमिकल सब्सटेंसेस वर्क करेंगे तो पाविमेंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। पाविमेंटेशन का मतलब, पाविमेंट का मतलब होता है चिप्पी लगना। कपड़ा फट गया तो चिप्पी लगा देते हैं, तो पाविमेंट का मतलब एक लेयर, चिप्पी जैसा लेयर। तो किसका? तो ल्यूकोसाइट। तो ये जो मिंजल था ना, ये अब ल्यूकोसाइट्स एक लाइन में आ जाएगा, और क्योंकि ये रिपेल कर रहा था अल्कोहल्स या अदर केमिकल सब्सटेंसेज, इसको धक्का दे रहा था, रिपेल्स कर रहा था ना, तो ये कोशिश करेगा कि भागे तो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये पाविमेंट हो जाएगा, ऐसे करके एक लेयर बनाएगा। और इस जगह पे जहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजिंग था, वहां पे ये और सब्सटेंसेज WBC RBC प्लाज्मा से अलग हो जाएगा और पाविमेंट होके आउटर एरिया कोशिश करेगा कि ब्लड वेसल से किसी तरह से धक्का देके हम बाहर निकल जाएं, तो चेंज हो जाएगा पाविमेंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये फर्स्ट चेंज हो जाएगा। सेकेंड आता है उसके बाद ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो अभी हम बात किए थे कि सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइंस, इसके पोर्स, जो पोर्स इतना छोटा था, पोर्स को ये डायलेट कर दिया, ठीक है। तो पोर्स को डायलेट कर दिया था, ये तो पेवमेंट किनारे किनारे था ये, तो ये जैसे ही ये डायलेट होगा, इसके साइज से बड़ा हो जाएगा पोर्स, बस यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ल्यूकोसाइट से अब बाहर आ गया, ब्लड वेसल छोड़ के बाहर आ गया। सेकंड चेंज हो गया, फर्स्ट डायलेट हुआ, सेकंड पेगमेंटेशन हुआ, थर्ड ल्यूकोसाइट्स कैपिलरी सेल्स, कैपिलरी पोर्स को बड़ा हो जाने के बाद वहां से इमाइग्रेट कर गया। और इसके बाद तीसरा चेंज होगा एस्केप ऑफ प्लाज्मा। एस्केप ऑफ प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट यहां पर एक्युमुलेट हुआ, साथ में यहां पे जो सेल्स बना हुआ है, इसके बीच में प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स प्लाज्मा को अपनी ओर खींचता है, जैसे अल्कोहल से ल्यूकोसाइट को रिपेल करता है, धक्का देता है, उसके अपोजिट प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स प्लाज्मा को अपनी ओर खींचता है। तो पोर से प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट तो निकला ही, साथ में प्लाज्मा भी यहां से निकल जाएगा, माने बॉडी फ्लूइड यहां से निकल के जमा हो जाएगा, और इसी बीच में कुछ आरबीसी भी यहाँ पे से निकल के बाहर आ जाएंगे, सब इसी जगह पे आके जमा हो जाएंगे। क्या क्या जमा हो जाएंगे? ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा, आरबीसी एंड कुछ प्लेटलेट्स, ये सब यहाँ पे जमा हो जाएंगे। स्वाभाविक है, जमा हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर पहले जो था वहां पे सूजन हो जाएगा। अब सूजन हो जाएगा तो नर्व जो ब्रांचेज यहाँ पे पार करते हैं उस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो पेन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड यहाँ पे चूंकि आ चुका है, बॉडी फ्लूइड आ चुका है, तो वार्म होता है, तो जरूरत से ज्यादा यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो लोकल टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर लेंगे और यहाँ का टेम्परेचर लेंगे आप डॉर्सन साइड हैंड से, तो यहाँ पे गर्म महसूस होगा। तो कॉलर डॉलर रबर हो गया, ट्यूमर हो गया, और चूंकि ये नर्व भी डैमेज है और इंफ्लामेटरी यहाँ पे मूवमेंट नहीं करने देगा पेन की वजह से, सूजन की वजह से, तो फंक्शनली लेस धीरे 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 करके यहाँ पे अगर लोकल टिश्यू फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से काम करना छोड़ देंगे या कम कर देंगे, तो पांचों सिम्टम्स सामने आ जाएंगे। अब इसका मकसद क्या है ये भी जान लेते हैं। ल्यूकोसाइट जो बाहर आ गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के साथ या टिश्यू स्पेस में है, यहाँ पे इंफेक्शन क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो ल्यूकोसाइट्स पहले उसको फैगोसाइट मैंने खा के खत्म कर देगा और इस पूरे एरिया को क्लीन कर देगा, इन्फेक्शन फ्री कर देगा।
ल्यूकोसाइट्स का ये काम हो गया। उसके बाद ये आरबीसी एंड प्लाज्मा, ये जो यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है और ये सिलसिला चलता जा रहा है, तो ये न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा सेंटर है। ब्लड में ही न्यूट्रिशन रहता है ना, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये सब प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आएगा, और उस विटामिन ई, और उसके द्वारा धीरे धीरे करके ये सेल्स का रिपेयरिंग, जो डैमेज सेल था, धीरे धीरे करके ये रिपेयरिंग होना शुरू कर जाएगा। तो ल्यूकोसाइट तो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आरबीसी चूंकि बाहर आ गया, अंदर रहता तो 120 दिन इसका लाइफ स्पैन था, लेकिन बाहर आ जाने के बाद थोड़ी देर में यह भी मर जाएगा, वापस कुछ जा पाता है पोर से, बाकी सब यहीं पर खत्म हो जाता है। और प्लाज्मा धीरे धीरे जैसे जैसे इंफ्लामेशन, मतलब हीलिंग का प्रोसेस होता जाएगा, वेनल ड्रेनेज या लिम्फेटिक ड्रेनेज से प्लाज्मा धीरे धीरे वहां से हटते जाएंगे, और सूजन जो इतना ऊंचा हो गया तो धीरे धीरे करके ये घटता चला जाएगा। यहीं पर तत्काल अभी रोक रहे हैं, फिर उसके बाद लिखा देते हैं। 2 मिनट का हमें गैप दीजिए।
हेडिंग दीजिए इन्फ्लामेशन। इसमें लिखना है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ it is a property of living organism of self defense. Aiming at self defense, aiming at self defense, the human body the human body or any other living creatures react sharply react sharply to any stimulus any stimulus received by it. The reactions of the body the reactions of the body against any stimuli against any stimuli either externally or internally either externally or internally is called inflammation. Paragraph change. In other words, in other words, respond to body
respond to body against any irritations either externally or internally is called inflammations. हेडिंग देना है etiology of inflammations. Etiology of inflammation. First, ischemia. Second, hypoxia. Third, injury, direct or indirect. Injury, direct or indirect. Next, mechanical obstructions. Mechanical obstructions. Either externally by tight plaster, tight splint or caliper, tight crepe bandaging, tight tourniquet, tight tourniquet application, etc. Or internally by tumors or any other pathological change. नेक्स्ट में लिखे फिजिकल एजेंट्स लाइक
biological agents like burn, from, flame or acid burn, sunlight exposure, etc. Next में environmental factors. Environmental factor में excessive cold, excessive hot, etc. नेक्स्ट में हार्मोनल imbalance, especially sex hormones, suprarenal hormones, etc. Next, infections, from bacterial, viral, क्या बोले सर? from bacterial, viral, protozoal, helminthal infections, etc. हेलमेंथिस में कौन होता है सर? प्लेटी या स्केलमेंथिस? हेलमेंथ्स में इंक्लूडिंग हो गया सब ना, टेप बर्म हो गया, राउंड बर्म हो गया, हुक बर्म, सब इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है हेलमेंथल। हेलमेंथ ग्रुप का जितना है ना वो सब इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, रेडिएशंस, फंगल सर प्रोटोजोल में आ जाएगा? फंगल और इसमें इंफेक्शन में ही आता है, प्रोटोजोल, फंगल एल्गल सब। प्रोटोजोल में है। नहीं नहीं, अलग है तो लिख लीजिए, ईटीसी लिख के इसी ने लिखा दिया कि इसके अलावा और सब ईटीसी ओह अच्छा ईटीसी सर। काट के लिख लीजिए, फंगल एल्गल कॉमा दे के लिख ही लीजिए, कंफ्यूजन है तो। फंगल एल्गल ईटीसी का मतलब ही होता है कि ऐसा ही चलता जाएगा, जितना आपको याद आता है सब इंक्लूड होता जाएगा। नेक्स्ट में रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर लाइक एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, etc. नेक्स्ट में डिजीज कंडीशंस, disease conditions like diabetes mellitus, hypothyroidism,
hypothyroidism, hyperthyroidism, etc. अब आपको हेडिंग देना है कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें लिखें द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन the cardinal sign of inflammations described by Cornelius, Cornelius, Cornelius Celsus, Celsus, full stop. The signs are कॉर्निलिया, ये क्या बोले सर? कॉर्निलियस सेल्सस ये क्या साइंटिस्ट है? है, यही इसके बारे में बताए थे। ओ अच्छा, scientist। ये साइंटिस्ट नेम है। द साइंस आर, ये नाम लिखा दिया है ना कि कभी कभी आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन में इस ढंग का अटपटा कुछ पूछ लेता है। जी साइंस आर डैश देखें, पहला में कैलोर डैश देखें, इट मीन्स हीट। क्या बोले सर पहला? कैलोर CALOR कैलोर, उसमें डैश देके लिखना है, इट मीन्स हीट। सेकेंड में डोलोर, डैश देखे, इट मीन्स पेन। तीसरा में रबोर, RUBOR, इट मीन्स रेडनेस। नेक्स्ट में ट्यूमर, डैश देखे, इट मीन्स स्वेलिंग। नेक्स्ट में क्या बोले सर? ये स्वेलिंग का टर्म क्या था? ट्यूमर, TUMR, ट्यूमर ओ डैश देखे, इट मीन्स स्वेलिंग। नेक्स्ट में हांसिया लेसा, हांसिया लेसा, इट मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। इट मीन्स लॉस ऑफ फंक्शंस। स्पेलिंग कर दीजिए ना सर इसका टर्म का। FUN FUNCTIA फंक्सिया, LESSA फंक्सिया लेसा।
डैश देखे, इट मीन्स temporary loss of functions. It means temporary loss of function. अब आप लोग को हेडिंग देना है एडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन. एडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन. सर ये जो 5 टर्म लिखाए हैं, हाँ, तो इसका यूज खाली इन्फ्लामेशन के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे जो इतना सिम्टम होगा तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये इन्फ्लामेशन का इंडिविजुअल सिम्टम है. जैसे हर ओह, डिजीज हर कंडीशन का अलग अलग कार्डिनल है, सिम्टम है. जैसे मेनिंजाइटिस का ले लेते हैं, तो नेक रिजिडिटी, सिवियर हेडेक एंड वोमिटिंग उसका कार्डिनल साइंस है. तो तो वाइटल साइंस को भी कार्डिनल साइंस बोलते हैं सर? कार्डिनल साइंस क्या वाइटल साइंस? मतलब वाइटल साइंस का दूसरा नाम कार्डिनल साइंस भी है? वाइटल साइंस दूसरा चीज हो गया ना. वाइटल साइंस तो हमारा शरीर में 5 ठो है ही. जी जी, नहीं मेरे कहने का मतलब जो वाइटल साइंस का ये सिनोनिम्स है कार्डिनल साइंस. जो वाइटल साइंस पहले पढ़ा चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं मेरे कहने का मतलब ये है जो वाइटल साइंस को दूसरे शब्दों में कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं क्या? अब ये तो हम नहीं कर सकते. कार्डिनल्स हम तो आज तक किसी भी बुक में या जब भी हम क्लास लिए हैं, पढ़े हैं, तो कार्डिनल साइंस ही सब यूज किया गया. वाइटल साइंस कभी यूज नहीं किया गया. जी ऐसा ऐसे हम देख लेंगे, लेकिन आज तक हम नहीं सुने. फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं वाइटल साइंस. नहीं, यही बस डीपीएमआई के द्वारा ही क्लास चलाया जा रहा था दिल्ली से, अच्छा तो अच्छा. वहाँ पे मैम पढ़ाई थी पेशेंट केयर में, तो वही बोली थी इसका सिनोनिम्स इसे बोलते हैं, कार्डिनल हो साइंस सकता भी बोल सकते हैं. हो सकता है, हो सकता है होगा. ये तो नहीं, ओ, लेकिन आप लोग कार्डिनल साइंस ही लिखिएगा. अभी भी बुक में ओ, साइंस ही इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, साइनोनिम हो सकता है, लेकिन कार्डिनल साइंस ही सब इस्तेमाल कीजिएगा. लिखिए, एडवांटेज में लिखिए, एडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन में. फर्स्ट, limitations of infections. Limitations of infections. Second, healing of wounds. Healing of wounds. थर्ड में normalizations of normalization of injured tissues. Normalizations of injured tissues. अब हेडिंग देना डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन. डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लामेशन. इसमें लिखिए पहला, डेवलपमेंट ऑफ क्रिपलिंग डिजीजेज. डेवलपमेंट ऑफ
crippling diseases like rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, etc. दूसरा कौन बोला सर? Ankylosing, ANKYLOSINT, ankylosing spondylitis. etc कर लीजिए. सेकेंड, लाइफ threatening sensitive life threatening sensitivity reactions, life threatening sensitivity reactions. Next, fatal glomerular diseases, fatal glomerular diseases. Next, disfiguring scar, disfiguring scars. Next, joint stiffness, next, fatal glomerular diseases, fatal glomerular diseases. अब हेडिंग देना है, reactions of the body in inflammation, reactions of body in inflammations. इसमें पहला vascular reactions, vascular reactions. दूसरा phagocytosis, तीसरा neutralization of cellular hypertrophy, neutralization of cellular hypertrophy.
अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन हेडिंग देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट में एक्यूट इन्फ्लामेशन, उसमें लिखे स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स stereotypical response to all form of injuries irrespective एक्यूट इन्फ्लामेशन में फिर से बोलिए तो। stereotypical response to all form of injuries irrespective of the रेस्पिरेशन 2 के बाद सर कहाँ छूट गया? stereotypical response to हाँ all form of injury irrespective the type of causative agent, irrespective of the type of causative agent। इसी का दूसरा पॉइंट लिखेगा relatively short durations ranging from a few minutes to 1 to 2 days। इसी का तीसरा पॉइंट exudations of fluid and plasma proteins ब्रैकेट में ओडेमा इसी का चौथा पॉइंट इमाइग्रेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स मेनली पॉलीमॉर्फ।
mainly polymorphs. अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हेडिंग देना है। repeated small trauma may cause chronic inflammations. इसका सेकेंड पॉइंट less uniform तीसरा generally of longer duration. Next, presence of lymphocyte and macrophage. Next, proliferation of small blood vessels. And fibroblast. अब हेडिंग देना है vascular phenomena in acute inflammation. Vascular phenomena in acute inflammation. इसमें लिखे vascular phenomena constitutes the local manifestations of acute inflammations. These have three main components. These have three
मेन कंपोनेंट फर्स्ट में डायलेटेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, तीसरा एस्केप ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल हेडिंग देना है। दूसरा नंबर सर फिर से बोल दीजिए। तीसरा वाला एस्केप ऑफ ब्लड प्लाज्मा। दूसरा नंबर सर। दूसरा नंबर ई माइग्रेशन, EMIGRATION, ई माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। अब डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हेडिंग देना। इसमें लिखें मोस्ट मार्क इन आर्टरी, मोस्ट मार्क इन आर्टरी, लेस इन वेन, and least in capillaries. It often preceded by a brief vasoconstrictions. तीसरा transitory acceleration of blood stem, followed by slowing. Next, increased vascularity result in redness and heat. Next, complete stasis of local circulations. Termed as slugging,
D. GING. Slugging of the red corpuscles. Next, pavimenting of the leukocyte. Pavimenting of the leukocytes. Next, the lining cell of